हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपी के सेट 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है। तो जिसको नहीं पता, मैंने एक सेट और बना रखा है। ठीक है। इससे पहले सेट 1 जिसमें मैंने एरे गेम प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, उसका वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुमने वो नहीं देखा तो वो जाके देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी व्यूअर को लग रहा है कि यार भैया थोड़े इजी प्रॉब्लम्स ले रहे हो, आप मीडियम लेवल के ले रहे हो, तो मैं उसको बताना चाहूंगा यार मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अभी इनिशियली जो भी मैं अप्रोच तुम्हें बताऊंगा वो मैं मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स के ऊपर ही बताऊंगा। ठीक है। जब मैं अपनी सारे सेट डिस्कस कर चुका हूँ, या तुम समझ लो 5-6 वीडियोस के बाद मैं सीधा ऐसे हार्ड प्रॉब्लम्स लूंगा एक वीडियो में। जैसे मैं सेट 1 के ऊपर और जो हार्ड प्रॉब्लम्स है वो एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है। वो मैं आने वाली बाकी वीडियो बाद में करूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सीधा भी हार्ड प्रॉब्लम से अप्रोच समझाऊंगा ना, तो मेरे को समझाने में भी टाइम लगेगा और तुम उस अप्रोच को रट सा लोगे। ठीक है। फिर तुम उसको उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सेम प्रॉब्लम्स में नहीं लगा पाओगे। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो क्वेश्चंस, और मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे उसका और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं इस वाले सेट के प्रॉब्लम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं कल ही डाल दूंगा, टेंशन मत लेना, ज्यादा दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं कल ही डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है। पहला प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लिया है। ठीक है। इसके थ्रू समझाऊंगा और फिर आगे बताऊंगा कि देखो सेम चीज कैसे थोड़ी मॉडिफाई होके अपन अपने अपने डीपी के प्रॉब्लम्स में लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। ठीक है। तुम्हें मैक्सिमम सम प्रिंट करना है पूरी एरे के लिए। ऐसे कि जो एलिमेंट्स का तुमने सम लिया है उनमें से कोई भी दो एलिमेंट एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे ये एरे है मेरी 5, 4, 22, 23, 21, या अभी के लिए -1 और 1 ले लो। ठीक है। तो मेरे को इस एरे का आंसर क्या आएगा, पहले तो ये देखते हैं कि मेरे को मैक्सिमम सम फाइंड करना है कि ऐसे कि कोई भी दो एलिमेंट्स जो हो वो एडजेसेंट नहीं हो। तो इसका आंसर आएगा 5 + 23। ठीक है। क्योंकि देखो यही मैक्सिमम सम देगा। अगर मैं इसमें कोई और एलिमेंट ऐड कर दूं, मतलब कि मैं 5 23 सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं 4 सेलेक्ट करता हूं तो देखो 4 जो है वो 5 के एडजेसेंट हो जाएगा, तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। या तो फिर 5 को हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑप्टिमल केस में 5 रहेगा। ठीक है। 23 की अगर मैं जगह 1 1 सेलेक्ट करता हूं तो वो भी आंसर मैक्सिमम नहीं देगा। दोनों को मैं कर नहीं सकता क्योंकि दोनों एडजेसेंट है। तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा इस केस में वो आएगा 5 + 23। ठीक है। अब तुम्हें इसको देखने के बाद ऐसा लगा होगा कि भैया इसमें तो बहुत सिंपल सी अप्रोच लग रही है, मैं सीधा मैक्स इसमें क्या अप्रोच लगाने वाला हूँ, ग्रीडी अप्रोच लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो रिमेनिंग एरे है उसमें मैं मैक्सिमम एलिमेंट पर जाऊंगा, उसको सम में ऐड करूंगा। ठीक है। और उसके लेफ्ट और राइट को भी हटा दूंगा। ठीक है। मतलब उसको ऐड नहीं करूंगा सम में, बट उन दोनों को हटा दूंगा। फिर मैं बची हुई एरे में मैक्सिमम पे जाऊंगा और उसके साथ भी यही करूंगा। तो तुम ऐसे मैक्सिमम मैक्सिमम सम पे मैक्सिमम एलिमेंट्स पर जाओगे रिमेनिंग एरे में, और तुम उसको ऐड करते जाओगे और लेफ्ट और राइट को उनके हटाते जाओगे। तो क्या ये हमेशा काम करेगा? नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। तो अगर मान लो तुम्हारी एरे होती 21 और 22, यहाँ यहाँ होता, तो तुम क्या करते, अगर तुम मैक्सिमम एलिमेंट पर जाते तो यहाँ पर आते 23 पे, 23 को सब में ऐड करते, कर लिया। 23 को तो चूज कर ही लिया, तो इसको तो हटाएंगे ही। साथ ही साथ तुम इसके लेफ्ट को भी चूज नहीं कर सकते अब, और ना इसके राइट वाले एलिमेंट को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने 23 चूज कर लिया है और दो एडजेसेंट एलिमेंट तुम चूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब रिमेनिंग एरे बच गई मेरे पास 5 और 4। अब इसमें वापस मैक्सिमम पे जाओगे, उसको सम में ऐड करोगे, यहाँ पर 5 को ऐड किया, और इसको तो हटाओगे हटाओगे, इसके साथ साथ लेफ्ट और राइट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको भी हटा दोगे। तो इस तरीके से मैंने पूरी एरे के लिए सम निकाला, और मेरे पास जो आंसर आया वो आया 5 + 23, 28। तो क्या ये ऑप्टिमल आंसर था? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं? तो देखो, अगर यहाँ पे 21 था, यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 22 था। ठीक है। और अभी तुम्हारे पास आंसर आ रहा था 5 + 23। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम 23 सेलेक्ट ना करो, तुम 21 को करो या तुम 22 को करो, तो तुम देखोगे कि मैं 22, 21 और 5 इन तीनों को कर सकता हूँ सेलेक्ट। तो उस केस में जो आंसर है वो 22 28 से ज्यादा मिलेगा मेरे को। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ओवरऑल सम को मैक्सिमाइज करने का सोचा, ना कि तुम मैक्सिमम एलिमेंट पर जा रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, तुम उसमें एक एलिमेंट को मैक्सिमाइज कर रहे हो, ना कि ओवरऑल सम को।
तो इस तरीके से अगर तुम देखोगे, तुमने एक टेस्ट केस ऐसा निकाल लिया, तुमने एक केस ऐसा निकाल लिया जो कि तुम्हारी ग्रीडी सॉल्यूशंस को ओबे नहीं करेगा, वो उसमें गलत आंसर देगा, तो ग्रीडी तो सोल्यूशन इसका हो नहीं सकता ऐसे। अच्छा, और क्या सोल्यूशन हो सकता है? कोई किसी के मन में सबसे पहले तो यही आएगा कि भैया ऐसा करते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालते हैं एरे के, कि भाई 5 लिया या 521 लिया, 521 22 लिया, और इनमें से जो मैक्सिमम देगा उसको ले लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम करोगे ऐसा, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है, जो तुम्हारी सारी कंडीशंस को ओबे करेगा कि उसमें से दो एलिमेंट्स एडजेसेंट नहीं होंगे, ऐसा तुम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल लोगे। बट उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस प्रोग्राम की, वो बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है एक्सपोनेंशियली हो, ठीक है। तो उस केस में भी तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा वो, ठीक है, वो वाला सोल्यूशन। तो हमें ऑप्टिमल आंसर चाहिए कि जो कि ज्यादा टाइम भी ना ले और हमें सही आंसर भी दे। तो उस केस में क्या है, क्या सोचोगे? तो देखो, सबसे पहले वही बात की डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे लग रहा है। डायनामिक प्रोग्रामिंग तभी लगता है जब मैं किसी बड़े सब प्रॉब्लम को सिमिलर टाइप के छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ पाता हूँ, और अगर वो सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हो तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तभी डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकता हूँ। तो क्या इस बड़ी सब प्रॉब्लम को मैं तोड़ सकता हूँ सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स में? तो तुम देखोगे कि मैं तोड़ सकता हूँ। पर अगर तुम्हें इनिशियली नहीं पता किसी भी प्रॉब्लम में, जैसे ये तो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, तो मैं तुम्हें कहूंगा अगर तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें डीपी लगेगा या नहीं लगेगा, तो तुम क्या करो, एक फंक्शन डिफाइन कर लो इनिशियली। जैसे मैं अपने हर पिछली वीडियो में भी तुमने देखा होगा, मैंने एक आंसर फंक्शन डिफाइन किया था, ठीक है। तो तुम एक क्या करो, एक फंक्शन डिफाइन करो जो कि कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो वो तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करोगे, हो सकता है अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। तो ये जो पैरामीटर है ना यार, बस ये पैरामीटर सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम धीरे धीरे सीखोगे। तो इस प्रॉब्लम में अगर कोई पैरामीटर ले पोजीशन, ये पैरामीटर क्या है भैया? तो अब तुम पूछोगे यही सवाल कि भैया पैरामीटर क्या है। तो अब देखो, पैरामीटर क्या होता है कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, जो जिसका तुम्हें आंसर निकालना है, वो किसी पर तो डिपेंड करेगा ना। भाई तुमने कोई बड़ी प्रॉब्लम ली है, तो वो बड़ी है प्रॉब्लम, छोटी है प्रॉब्लम, उससे छोटी है, वो कैसे पता लगा रहे हो? तुम कुछ स्टेट्स दी होंगी, कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे, तब उसी के बेसिस पे तो बोल रहे होंगे ना कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने एक स्टेट पे डिपेंड करवाया है, वो एक मैंने पैरामीटर पे डिपेंड करवाया है, वो पैरामीटर मैंने मान लिया एक पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या बता रहा है? तो जो भी तुम सॉल्व में एक पैरामीटर पास कराओगे, वो बताएगा कि एरे ऑफ 1 से लेकर पोजीशन तक, ठीक है। तो मेरे को जो सॉल्व फंक्शन रिटर्न करके देगा, वो मेरा होगा मैक्सिमम सम सच दैट नो टू एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड, नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड इन द एरे ऑफ फ्रॉम 1 टू पोजीशन, ठीक है। तो जो भी तुम पोजीशन में इनपुट दोगे, पोजीशन की जगह जैसे तुमने लिखा सॉल्व ऑफ 5, तो तुम कह रहे हो एरे में स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि मैं 1 मान रहा हूं, 1 से लेकर 5 तक जो भी तुम्हारी एरे बनी, उस पर्टिकुलर सब एरे के लिए, उस पर्टिकुलर कंटिन्यूअस सब एरे के लिए तुम्हें सॉल्व फंक्शन आंसर रिटर्न करके देगा, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए। बस फर्क सिर्फ इतना है, मेरे को इस क्वेश्चन में पूरी एरे के लिए चाहिए, और मैंने ये जो फंक्शन डिफाइन किया है, ये इन जनरल कोई भी एरे के लिए किया है, कोई भी कंटिन्यूअस सब एरे के लिए, ठीक है। तो ये जो मेरा फंक्शन है, ये मैं डिफाइन इसलिए करता हूं कि जिससे कि मैं आगे देख पाऊं कि क्या मेरा बड़ा प्रॉब्लम छोटे सब प्रॉब्लम्स में टूट सकता है क्या। तो इसी के लिए, इसी चीज को करने के लिए, या मैं यूं कहूं कि मैं प्रूव करना चाहता हूं कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकता है, और मैं उसका रिकरेंस निकालना चाहता हूं, मैं उसकी डिपेंडेंसी निकालना चाहता हूं कि कैसे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। हर एक बीपी के प्रॉब्लम है, अगर तुम ये फंक्शन अच्छे से डिफाइन कर पाते हो, तो तुम्हें डायनामिक प्रोग्रामिंग आ गई है, समझ लेना, ठीक है। ये तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। तो इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसमें माना है सॉल्व, और एक पैरामीटर पास किया है, वो कि मुझे एक करंट इंडेक्स बता रहा है, मतलब 1 से लेकर कहां तक का मैंने एरे चूज किया है, ठीक है। तो जो मुझे प्रॉब्लम में पूछा है, वो पूछा है सॉल्व ऑफ एन। क्यों? क्योंकि देखो, सॉल्व ऑफ एन किसका आंसर होगा? आंसर फॉर एरे 1 से लेकर एन तक। और मेरे को पूरा प्रॉब्लम के लिए, पूरे जो प्रॉब्लम है बड़ी, वो यही तो है, एरे, पूरी एरे के लिए आंसर दो। तो सॉल्व देगा मुझे आंसर, और इसमें मेरे को कहां तक का चाहिए एरे में, वो मेरे को पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा ये बड़ा प्रॉब्लम कैसे दो छोटे सब, दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कैसे वो टूट रहा है सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो अब मैंने, क्योंकि ये जो पैरामीटर पास करवाया है, वो मैंने इन जनरल बोला है कि कोई भी मैं आई पैरामीटर पास करा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने सॉल्व ऑफ आई लिखा,
अब मेरे को आंसर चाहिए 1 से लेकर i तक की जो एरे बनेगी उसका। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसको मेरे को छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ने की कोशिश करना है। ठीक है, अब तुम उसको कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें करंट क्वेश्चन में मैक्सिमम सम निकालना है कि ऐसे कि तुम ऐसे एलिमेंट चूज करो कि कोई भी दो एलिमेंट एडजेसेंट ना हो और सम जो हो मैक्सिमाइज हो जाए। तो जो मेरी करंट सब एरे है जिसके लिए मुझे आंसर निकालना है, जो कि मेरी अभी 1 से लेकर i तक की बन रही है, तो देखो मैं क्या ऐसा सोच सकता हूं क्या, मेरे पास ith एलिमेंट के लिए दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं। या तो मैं इसको लूंगा, समझ रहे हो, या तो ये मेरे सम में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा या ये नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, तो अगर मैं कह रहा हूं कि आई को, मैंने बोला कि आई सेलेक्ट कर लिया है, तो आई को मैं मार्क कर देता हूं रेड कलर से। ठीक है, मैंने बोला कि आई सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये i-1 है, तो और ये मेरा i-2 है यहाँ पर। ठीक है, ये i-2 है। ठीक है, अब मैंने बोला कि i सेलेक्ट कर दिया है, मतलब मैंने 1 से लेकर i तक की जो सब एरे बनी, कंटिन्यूअस सब एरे बनी, उसमें मैंने i सेलेक्ट करा। अब मेरे को क्या प्रॉब्लम मिलता है, मतलब अब मेरे को जो बचा हुआ सब एरे है या बचा हुआ जो एरे बचा मेरा 1 से लेकर i तक की सब एरे में, वो क्या बचा। तो देखो मेरा आंसर अब बचा 1 से लेकर i-1। बट तुम अगर सोचो, i को सेलेक्ट करने के बाद क्या मैं कभी भी i-1 सेलेक्ट कर पाऊंगा। तो तुम्हें समझ में आएगा, अगर तुम i-1 कर पाते तो तुम्हारा प्रॉब्लम ही क्या होता। तुम्हारा प्रॉब्लम ही यही है कि तुम दो एडजेसेंट एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। और मैंने बोला कि अगर मैंने i को सेलेक्ट कर लिया तो तुम i-1 को क्यों ही करोगे। ठीक है, तो जो मेरा प्रॉब्लम हो गया वो हो गया 1 से लेकर i-2 तक की सब एरे के लिए। तो अगर मुझे 1 से लेकर i-2 तक की एरे का आंसर पता हो, तो मैं पूरा मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, कि भाई मैंने i सेलेक्ट किया तो मेरा जो सब प्रॉब्लम बचा वो 1 से लेकर i-2 तक की सब एरे के लिए निकाल लूं, और उसको मैं उसमें मैं ai ऐड कर दूं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉल्व ऑफ i-2 प्लस ai, मतलब मैंने 1 से लेकर i तक की जो सब एरे थी, जो मेरी करंट सब एरे थी जिसका मुझे आंसर निकालना था, उसमें मैंने ith एलिमेंट को चूज किया। ठीक है, और अब क्योंकि मैं i-1 तो कर नहीं सकता, तो मेरा जो सब प्रॉब्लम था, जो मेरे को अब चाहिए वैल्यू, वो क्या चाहिए, तुम्हें आंसर चाहिए 1 से लेकर i-2 तक की सब एरे के लिए। तो अगर ये तुम निकाल पाते हो तो बहुत सही चीज है, तो तुम्हें एक वैल्यू तो मिल गई। मतलब अगर तुम i को सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा क्या सम आएगा 1 से लेकर i तक की सब एरे में, वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो a ऑफ i प्लस सॉल्व ऑफ i-2, ये तो मेरा एक टर्म हो गया। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन थी, जब मैं ith को सेलेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर अब तुम i को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि तुमने i को सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि देखो कोई भी एलिमेंट के लिए मेरे पास दो पॉसिबल ऑप्शन ही हैं, या तो वो मेरे सम में कंट्रीब्यूट करेगा या वो नहीं करेगा। तो अगर कर रहा था तो जो मेरा आंसर आता, अगर कर रहा था वो क्या आता, सॉल्व ऑफ i-2 प्लस ai। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि अगर ith एलिमेंट कंट्रीब्यूट ना करे तो क्या आंसर आएगा। तो तुम देखोगे मैंने 1 से लेकर i तक की जो सब एरे बन रही थी, उसमें मैंने i को स्किप किया। मैंने बोला भैया मैं तेरे को चूज नहीं कर रहा, अब मैं बची हुई सब एरे का देखूंगा। तो देखो मेरे पास सब प्रॉब्लम क्या आती है, तो इस केस में मैं i-1 को हो सकता है सेलेक्ट करूं, हो सकता है ना करूं, बट i-1 तक की सब एरे बनेगी ना, मतलब मेरा जो सब प्रॉब्लम होगा वो 1 से लेकर i-1 तक बन सकता है। ठीक है, पिछले में क्यों नहीं बन पा रहा था जब मैं i सेलेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर मैं i सेलेक्ट कर लेता हूं तो i-1 को तो मैं कर ही नहीं सकता। तो जो मेरा सब प्रॉब्लम होता था वो सॉल्व ऑफ i-2 होता था, ना कि i-1। ठीक है, तो अब मैंने जब i सेलेक्ट नहीं किया, ith एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं किया, तो जो मेरा सब प्रॉब्लम बना वो बना सॉल्व ऑफ i-1। ठीक है, तो मेरे पास दो पॉसिबल ऑप्शंस थे हर एक एलिमेंट के लिए, तो मैंने इन जनरल i के लिए डिफाइन किया कि मेरी जो सब एरे है वो 1 से लेकर i तक की है, और इसमें मैं पीछे से चूज कर रहा हूँ, मतलब पीछे से हर एलिमेंट के लिए देखता हूँ कि भैया मैं तेरे को सेलेक्ट करता हूँ और नहीं करता, और इन दोनों में से जो मुझे मैक्सिमम सम देगा उसी को तो मैं बोलूंगा सॉल्व ऑफ आई। सॉल्व ऑफ आई क्या था, सॉल्व ऑफ आई था मैक्सिमम सम ऑफ द गिवन सब एरे such that no two elements are adjacent to each other।
ठीक है, कि दो कोई भी एलिमेंट जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो उनमें से कोई भी दो एलिमेंट एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, और जो सम होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सॉल्व ऑफ आई होगा मैक्सिमम ऑफ, मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम देगा, जो मैक्सिमम सम देगा, वो मेरा सॉल्व ऑफ आई होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये दो कैसी सिचुएशन निकाली। सॉल्व ऑफ आई माइनस टू प्लस ए आई, ये जब था जब मैं ए आई सेलेक्ट कर रहा था, और सॉल्व ऑफ आई माइनस वन जब मैं ए आई सेलेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये मेरे पास रिकरेंस निकल के आ गया। ठीक है, और इसमें तुमने देखा मैं करंट सब प्रॉब्लम को या करंट बिग प्रॉब्लम को छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ पा रहा हूं। और अब अगर मैं देखूं कि भैया सॉल्व ऑफ आई माइनस वन अगर मैं निकालता हूं, तो वो क्या होगा, वो होगा मैक्स ऑफ सॉल्व आई माइनस थ्री। क्योंकि देखो आई माइनस वन के पास क्या ऑप्शन है कि मैं उसको सेलेक्ट करूं या मैं उसको नहीं करूं। तो अगर मैं उसको करता हूं सेलेक्ट, तो मेरे पास जो सब प्रॉब्लम टूटती है वो आई माइनस वन को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, तो मैं आई माइनस टू को कर नहीं सकता। तो जो मेरे पास सब प्रॉब्लम होती वो होती वन से लेकर आई माइनस थ्री तक। ठीक है, तो इसमें जो सब प्रॉब्लम होती वो एक तो ये बनती, और दूसरी क्या बनती, सॉल्व ऑफ आई माइनस टू। ठीक है, यही बनती कि भाई इसमें तो मैंने आई माइनस वन को सेलेक्ट किया नहीं, इसमें किया, और यहाँ पर आई माइनस वन आएगा, और इसमें किया तो वो सॉल्व ऑफ आई माइनस थ्री आ गया। ठीक है, तो अब तुमने यहाँ देखा, देखो यहाँ पर कि सॉल्व ऑफ आई माइनस टू दो जगह आ रहा है, मतलब ये कुछ कुछ सब प्रॉब्लम्स जो होंगी वो रिपीट भी हो रही हैं। समझ रहे हो, तो ये प्रॉपर डायनामिक प्रोग्रामिंग का इसका जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर डायनामिक प्रोग्रामिंग से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये अप्रोच यहाँ पर लग सकती है, और तुमने इसका रिकरेंस भी निकाल लिया जो कि है ये। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ये अपना मेन रिकरेंस है। ठीक है, अब इसमें बेस कंडीशन क्या होंगी, कुछ बेस कंडीशंस भी होंगी ना, अपन इसको ऐसे तोड़ते जाएंगे सब प्रॉब्लम्स में, तो कभी कभी तो ऐसी सब प्रॉब्लम आएंगी ना जिसको और नहीं तोड़ सकते अपन। तो वो सब प्रॉब्लम्स क्या होंगी, ठीक है, तुम अपने अपने हिसाब से बेस कंडीशन रख सकते हो। देखो एक तो हमेशा रहेगी कि अगर मेरे पास एरे में एक ही एलिमेंट है, मतलब तुम निकाल रहे हो सॉल्व ऑफ वन, तुम निकाल रहे हो सॉल्व ऑफ वन, जो कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो कि एरे ऑफ वन से लेकर वन तक के लिए आंसर देगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा इनपुट ऑफ वन के, मतलब जो मेरी गिवन एरे है उसमें जो मेरी क्योंकि मेरे को आंसर चाहिए फर्स्ट तक। ठीक है, तो या तो मैं वन को सेलेक्ट करूंगा या मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक एलिमेंट बचता है, तो मैं इसमें क्या ऑप्शन आता है मेरे पास। तो अब क्योंकि ये मेरा जो इस मैंने रिकर्सिव अप्रोच लिखी है, तो कुछ बेस कंडीशंस भी होगी ना मेरे पास, तो उस बेस कंडीशंस को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि मैं सॉल्व ऑफ वन निकालता, तो मैं किस एरे के लिए आंसर निकाल रहा हूँ, एरे ऑफ वन से लेकर वन तक। तो जो मेरी एरे में एलिमेंट है वो एक ही है, तो मेरे पास दो पॉसिबल ऑप्शन है, या तो मैं उसको लूंगा या मैं नहीं लूंगा। तो अगर मैं उसको लेता हूं तो मैं आंसर होगा एरे ऑफ वन, मतलब जो भी एलिमेंट की वैल्यू है वो सीधा आंसर होगा, क्योंकि अब मैं और कोई सब प्रॉब्लम तो तोड़ सकता नहीं हूँ। और अगर मैं दूसरे ऑप्शन देखूं कि भैया मैं इसको लूंगा ही नहीं इस करंट एलिमेंट को, तो जो मेरा आंसर होगा वो जीरो होगा। ठीक है, या तो मैं उसको लूंगा या नहीं लूंगा। तो मैंने उसी चीज को यहाँ लिख दिया, मैक्स ऑफ जीरो कॉमा एरे ऑफ वन। ठीक है, तो बेस कंडीशन एक तो निकल के आती है, अगर आई वन है, मैंने वन बेस्ड इंडेक्सिंग ली है, अगर तुम जीरो बेस्ड दे रहे हो तो यहाँ जीरो रखना वन की जगह। ठीक है, तो बेस कंडीशन में बात करूं, अगर आई मेरा वन है, ठीक है, या मैं यूं यूं कहते हैं यहाँ पर जो पॉज पैरामीटर था वो मेरा वन है, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ मैक्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है मेरे एरे में, तो वो एलिमेंट की वैल्यू कॉमा जीरो, क्योंकि जीरो उस केस में होगा जब मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उस एलिमेंट की वैल्यू मेरा आंसर होगा। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम दे रहा होगा वो मेरा मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, आई लेस देन वन हुआ तो मतलब जो मेरे पास सब प्रॉब्लम बन रहा है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्योंकि मेरा सब प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो मैं सिंपली जीरो रिटर्न कर दूंगा। समझ रहे हो ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एरे ऑफ वन से लेकर कुछ एलिमेंट्स तक की जो सब एरे बनती है, कंटिन्यूस सब एरे, उसके लिए आंसर निकालना है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा पोजीशन है, जो मेरा यहाँ पर पोजीशन इंडेक्स था, ये वन से छोटा हो गया, समझ करो जीरो हो गया, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने माना है कि वन है। तो अगर ये लेस देन वन होता है तो रिटर्न जीरो कर दो, ये दो बेस कंडीशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी अप्रोच थी मेरी कि मैं कैसे मेरे प्रॉब्लम को तोड़ पाया दो सब प्रॉब्लम्स में, और मैंने कैसे उसको सोचा। तो इसमें ना वन स्टेप एट अ टाइम चलना है अपन को, कि सबसे पहले तो तुम एक फंक्शन डिफाइन कर दो जो कि करंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिफाइन
वो कर रहा है डिफाइन, ठीक है। तो कोई एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि बता रहा है कि ये बता रहा है कि आंसर ऑफ मेरी करंट प्रॉब्लम का, ठीक है, जो आंसर है मेरी करंट प्रॉब्लम का, वो एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये कुछ फंक्शन जो है ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, उस पैरामीटर्स की यूज करते हुए तुम्हें सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना है, ठीक है। यही चीज तुमने देखी थी, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे मैं एरे गेम में स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को लेके सब प्रॉब्लम्स में तोड़ रहा था, वही चीज मैंने यहाँ करी है, ठीक है। तो तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है तुम इसमें कुछ और पैरामीटर पे डिपेंड कराओ फंक्शन को। तो अब अपन इसकी इम्प्लीमेंटेशन से देख लेते हैं। तो ये टेबल, एक तो ये बता देता हूँ यहाँ पर, अगर ये तो था तुम्हारा टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम मतलब तुम बड़े प्रॉब्लम से छोटे प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हो। और अब डिस्कस करते हैं टेबुलराइजेशन मेथड या बॉटम टू अप मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं पहले ही सब प्रॉब्लम्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मैं जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको प्री स्टोर्ड वैल्यूज से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो डीपी ऑफ वन होता, मतलब मेरी वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो डीपी ऑफ वन होता मेरा एरे ऑफ वन, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है या तो वो होता, या यहाँ पर ए ऑफ वन होता, या जीरो होता। वही मैं उसको सेलेक्ट करता या नहीं करता, ठीक है। डीपी ऑफ टू क्या होता, डीपी ऑफ टू होता अगर मैं टू को सेलेक्ट करूं, अगर मैं टू को सेलेक्ट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ए ऑफ टू प्लस ए ऑफ जीरो। भाई मैं ए ऑफ वन तो सेलेक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो ए ऑफ जीरो मेरा जीरो ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टू को सेलेक्ट नहीं करता तो क्या क्या सब प्रॉब्लम बचती है मेरे पास, तो मेरे पास सब प्रॉब्लम बचती है डीपी ऑफ वन, मतलब मेरे को वन से लेकर वन तक की सब एरे का आंसर चाहिए। तो मैंने देखो डीपी ऑफ टू क्या लिख दिया, डीपी ऑफ वन कॉमा ए ऑफ टू, ठीक है। तो ये मेरी दो मैंने छोटी सब प्रॉब्लम्स का तो पहले ही जो रिजल्ट है वो स्टोर कर लिया, और बड़ी सब प्रॉब्लम्स के लिए मैंने लूप लगा दिया 3 से लेकर n तक, और मैं सीधा स्टोर करता चल रहा हूँ। जो मेरा मेन रिकरेंस रिलेशन था ना, मैंने उसी को यहाँ पर लिख दिया है सिंपली एरे में। अच्छा एक चीज और, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी जो सब प्रॉब्लम्स है वो रिपीटिंग है, तो जब भी मैं सॉल्व ऑफ आई निकालता हूँ, मैं उसको एक बार निकालने के बाद स्टोर कर लेता हूँ। मतलब मैं एक डीपी एरे बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं डीपी ऑफ आई डिनोट कर रहा है सॉल्व ऑफ आई की वैल्यू। तो अगर मैंने कभी एक बार सॉल्व ऑफ आई निकाल लेता हूँ, तो मैं उसको डीपी ऑफ आई में स्टोर कर दूंगा। तो जब कभी मेरे को दोबारा सॉल्व ऑफ आई चाहिएगा, तो मैं दोबारा ये सारी वैल्यू कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही निकाल चुका हूं। तो मैं जो प्री स्टोर्ड वैल्यू है उसी को यूज कर लूंगा, ठीक है। यही तो मेन रीजन है डीपी यूज करने का, कि मेरी जो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको पहले ही एक बार निकालने के बाद स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रिकरेंस था, इसको मैं निकाल के स्टोर करूंगा और उसको यूज कर लूंगा। अब इसका कोड देख लो। तो यहाँ पर जो मेरी इनपुट एरे है वो ये वाला वेक्टर डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये डायनामिक डीपी जो है वो एक मैंने वेक्टर से डिनोट किया है। तो जो सॉल्व फंक्शन है यहाँ पर हम देखेंगे, इफ आई जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ली है इसमें मैंने, तो इफ आई इज लेस देन जीरो, तो ये जो मेरी वाली बेस कंडीशन थी कि भाई आई वन से छोटा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न जीरो करा था, तो इस केस में भी मैं यहाँ पर जीरो रिटर्न करूंगा, ठीक है। अगर आई इक्वल्स टू जीरो है, मतलब मेरी एरे में एक ही एलिमेंट है, तो मैंने क्या रिटर्न किया है, यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गया, मैक्स ऑफ जीरो कॉमा इनपुट ऑफ जीरो। भाई या तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। इफ डीपी ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, मतलब अगर मैंने ये करंट सोल्यूशन, करंट प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व ऑफ आई निकाल रहा हूँ, ये मैं अगर पहले निकाल चुका हूँ, तो डीपी में मेरी वैल्यू जो रहेगी वो माइनस वन के अलावा कुछ रहेगी। तो अगर वो पहले से ही माइनस वन के नॉट इक्वल है, तो तुम उसको सीधा रिटर्न कर दो। मतलब इसका ये है कि मैं उसको पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। भाई डीपी की जो मेन अप्रोच होती है वो है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूड मतलब मैं करंट एलिमेंट को ले रहा हूँ सम में, और एक्सक्लूड मतलब मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। तो अगर मैं उसको ले रहा हूँ तो इनपुट ऑफ आई मैंने ऐड किया सम में, और जो मेरा सब प्रॉब्लम बनता है वो सॉल्व ऑफ आई माइनस टू बनता है, तो मैंने सॉल्व ऑफ आई माइनस टू इसमें कॉल करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो इंट ऑफ एक्सक्लूड क्या बता रहा है, एक्सक्लूड बता रहा है कि मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, तो जो मेरा सब प्रॉब्लम डायरेक्टली बनता है वो बनता है सॉल्व ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। डीपी ऑफ आई में मैंने स्टोर कर लिया इन दोनों में से मैक्सिमम, और रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ आई, ठीक है। ये इसकी इंप्लीमेंटेशन थी, जो कोड है मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर। अब प्रॉब्लम टू डिस्कस करते हैं। तो मैंने प्रॉब्लम टू लीड कोड से लिया है, मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया हुआ है कि हमको दो इनिशियली दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, दो डिफरेंट, जो कि सेम लेंथ के हैं, ठीक है। ए और बी दोनों सेम लेंथ के सीक्वेंस हैं,
जिसमें दोनों में n एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम एक तरह के ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या कि हम कोई भी इंडेक्स को चूज करके, कोई भी ith इंडेक्स तुमने चूज कर लिया, उस ith इंडेक्स पर जो a में एलिमेंट प्रेजेंट है और जो b में एलिमेंट प्रेजेंट है, तुम इन दोनों को स्वैप कर सकते हो। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि सेम इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को तुम स्वैप कर सकते हो। ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब तुम्हें a और b को दोनों को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। ठीक है, और तुम ये इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, मतलब सेम इंडेक्स पर स्वैप कर सकते हो कितनी बार भी। ठीक है, तो सेम कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स करूं मैं एरे में इन दोनों में कि मेरे को a और b स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल जाए। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है इट इज गारंटीड दैट गिवन इनपुट ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, मतलब तुम कुछ ना कुछ स्वैप्स करके ए और बी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना ही पाओगे। ये दिया हुआ है, ये नोट करने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो ए और बी दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, तुम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ith इंडेक्स को चूज करके दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उनको स्वैप कर सकते हो। तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स परफॉर्म करने हैं सच दैट कि ए और बी दोनों ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 1 3 5 4 है ए, और बी जो है वो 1 2 3 7 है, 1 2 3 7 है। तो देखो इनिशियली मैं देखूं ए जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं i3 चुन लूं, मतलब थर्ड इंडेक्स पर दोनों में जो वैल्यूज हैं उनको स्वैप कर दूं, तो मेरे को जो एरे मिलेगी, ए मिलेगा 1 3 3 7। ठीक है, और मेरे को बी मिलेगा 1 2 5 7। ठीक है, ओ सॉरी 1 3 3 4 मिलेगा ये, और ये 1 2 5 7। जैसे इसमें तो इन्होंने जो लास्ट एलिमेंट है उसको स्वैप किया है, मैं कह रहा हूं तुम थर्ड को स्वैप कर दो, या सेकंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको स्वैप कर दो। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पर एक एक स्वैप परफॉर्म करने के बाद जो है वो दोनों ए और बी दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल जाएंगे। ठीक है, ये कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब तुम जो मैंने अभी प्रॉब्लम डिस्कस किया, प्रॉब्लम 1, जिसमें मैंने बताया था कि दो एडजेसेंट एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, वो वाला। ठीक है, तो इसमें जो उसमें और इसमें देखना क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि उसी अप्रोच को, मतलब वहां पर जिस तरीके से तुमने सोचा था ना कि यार मैं ith एस 1 से लेकर पोजीशन तक जो भी एरे बन रही है उसके लिए सोल्यूशन निकालूंगा, सिमिलर अप्रोच, थोड़ी सी डिफरेंट है बट सिमिलर अप्रोच यहाँ फॉलो हो रही है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं मेरे पास क्या चॉइसेस हैं। तो फॉर एनी ith एलिमेंट, ठीक है, दो ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्या है कि या तो मैं a ऑफ i एंड b ऑफ i को स्वैप करूंगा, या मैं नहीं करूंगा। मतलब जो मेरे पास a और b रिजल्ट में निकल के आएंगे कि भाई जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरेज मिल रही हैं मुझे, फाइनली a और b जो मिल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसमें या तो कोई पोजीशन पर स्वैपिंग हुई होगी या कुछ पर नहीं हुई होगी। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दी एरे, या मैं कहूं हर एक आई पोजीशन पर, जो है पोजीशन है ना, हर एक पोजीशन उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि उस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं उनका स्वैप हो या ना हो। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी पोजीशन दी हुई है उसमें या तो स्वैपिंग हुई होगी या नहीं हुई होगी। ये इतना समझ में आ गया। ठीक है, अभी तुम बस अभी समझोगे आगे कि क्या चल रहा है। मैं पहले ना इस क्वेश्चन में इसको समझाने के लिए एक तरीका फॉलो कर रहा हूँ, इससे अच्छे से समझ में आएगा तुमको। ठीक है, तो अब तुम देखो कि मेरे पास जो कोई भी एलिमेंट है, ith एलिमेंट, उसके दो पॉसिबल स्टेट होंगी, या तो स्वैप होगा या नहीं होगा। ये समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें समझ में आ चुका है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मतलब मैं कुछ ना कुछ स्वैप के बाद ए और बी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना पाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास ith एलिमेंट के लिए अगर मैं गौर से देखूं तो तुम्हें पता लगेगा कि दो पॉसिबल ऑप्शंस निकल के आएंगे इसके थ्रू, जो तुम स्वैपिंग कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, इन दो चॉइसेस के थ्रू दो सिनेरियोस निकल के आते हैं। ठीक है, वो दो सिनेरियोस क्या हैं भाई? पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछले क्वेश्चन में मैं ith एलिमेंट को सम में लेता था तो मुझे i-1 को स्किप करना पड़ता था, फिर मैं i-2 पे जाता था। समझ रहे हो प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम तोड़ने के लिए। सिमिलरली
मैं एलिमेंट को जैसे वहां पर मैं लूं या नहीं लूं करंट एलिमेंट को, तो मेरे को लेने के बाद और ना लेने के बाद दो डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स मिल रहे थे ना। सिमिलरली स्वैप करने के बाद यहां पर और नहीं करने के बाद, या मैं स्वैप करूं या ना करूं, इनके बाद दो सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं। देखो क्या भाई, हो सकता है स्वैप करने के बाद ए आई के लेफ्ट में ए ऑफ आई माइनस वन ही रहे, या लेफ्ट बी ऑफ आई के लेफ्ट में बी ऑफ आई माइनस वन ही रहे, ठीक है। या हो सकता है ए ऑफ आई के लेफ्ट में बी ऑफ आई माइनस वन आ जाए, या बी ऑफ आई के लेफ्ट में ए ऑफ आई माइनस वन आ जाए। आप समझते हैं कि ये दो सिनेरियोज लाने का मतलब क्या है? मतलब ये दो सिनेरियोज जो मैंने डिफाइन किए हैं कि ए ऑफ आई के लेफ्ट में ए ऑफ आई माइनस वन रहे और या ए ऑफ आई के लेफ्ट में बी ऑफ आई माइनस वन आ जाए, ये दो तरह के जो सिनेरियोज बने हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये कब आएंगे, क्यों आएंगे, इसको समझना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अगर देखूं तो मैंने क्या किया था, अपनी एरे को वन से लेकर पोजीशन तक, मतलब वन से लेकर ith के लिए मैंने आंसर डिफाइन किया था सॉल्व फंक्शन के थ्रू, और फिर मैं उसको सब प्रॉब्लम्स में तोड़ता चला गया था। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही समझो। अभी मैं बात कर रहा हूँ ith एलिमेंट तक के लिए, मतलब a1 से ai के लिए और b1 से bi के लिए। मतलब ऐसे समझो, ये जो ith एलिमेंट है, यहाँ तक की एरे को मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है, ठीक है। मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स बताओ कि मेरी जो पूरी एरेज हैं दोनों, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। तो मेरा जो टास्क है वो ये है, वन से लेकर nth तक पोजीशन तक ए और बी दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे। मैं कह रहा हूं पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको पहले इन जनरल बात करेंगे अपन वन से लेकर ith एलिमेंट तक की एरेज के लिए। तो मैं बात करूंगा वन से लेकर ith तक के लिए। तो तुम्हें अभी बस यहां तक के एलिमेंट्स देखने हैं, इससे आगे के भूल जाओ, ठीक है। तो a1 से ai तक और b1 से bi तक के एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब पहले देखो कि सिनेरियो वन कब आएगा, ठीक है। सिनेरियो वन कब आएगा? इनिशियली तुम देखो, अगर मैं बात करूं a1 से ai की, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर मैंने ith पर स्वैपिंग नहीं करी और i माइनस वन पर भी स्वैपिंग नहीं करी, समझ रहे हो। तो i पे मैंने स्वैपिंग नहीं करी और मैंने i माइनस वन पर भी नहीं करी, तो मुझे a ऑफ i और a ऑफ i माइनस वन दोनों एक दूसरे के लेफ्ट राइट में मिल रहे हैं, ठीक है। a ऑफ i के लेफ्ट में a ऑफ i माइनस वन है और सिमिलरली b ऑफ i के लेफ्ट में b ऑफ i माइनस वन दिख रहा है, अगर मैंने i और i माइनस वन पोजिशन पर स्वैपिंग नहीं करी, ठीक है। और कब मिल सकता है? और अब मिल सकता है कि अगर मैं दोनों पर i पर भी और i माइनस वन पर भी दोनों पर स्वैपिंग परफॉर्म कर दूं, तो देखो ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। बट अभी भी इन दोनों का रिलेटिव ऑर्डरिंग चेंज हुआ क्या? मतलब a ऑफ i अभी भी लेफ्ट, a ऑफ i के लेफ्ट में अभी भी a ऑफ i माइनस वन है और b ऑफ i के लेफ्ट में अभी भी b ऑफ i माइनस वन है। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि a ऑफ i के लेफ्ट में a ऑफ i माइनस वन रहे या b ऑफ i के लेफ्ट में b ऑफ i माइनस वन रहे। देखो मेरा क्वेश्चन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लाने का, और अभी मैं बात कर रहा हूं वन से लेकर ith एलिमेंट तक के लिए। तो मैं कह रहा हूं a ऑफ i के लेफ्ट में मैं a ऑफ i माइनस वन तभी रखूंगा, या यूं कहूं b ऑफ i के लेफ्ट में b ऑफ i माइनस वन तभी रखूंगा जब ये कंडीशन ओबे हो। तो देखो फॉर केस वन, if a of i is greater than a of i minus वन and b of i is greater than b of i minus वन, मतलब a of i वाला एलिमेंट i माइनस वन के जो एलिमेंट है वो उससे बड़े हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन है ना, मेरे को जो क्वेश्चन में लानी है वो ओबे हो रही है, ठीक है। तो मैं जो केस वन बात कर रहा हूं ना, ये सिनेरियो वन लाना है, ये क्यों ला रहा हूं? पहला सवाल इसलिए ला रहा हूं क्योंकि अगर कभी a ऑफ i माइनस वन से बड़ा है और b ऑफ i माइनस वन से बड़ा है, तो एक पॉसिबल सिचुएशन ये हो सकती है मेरे आंसर में, जो कि मैं निकाल रहा हूं वन से लेकर ith एलिमेंट तक के लिए, कि ये दोनों सेम पोजीशन पर रहे। मतलब या तो इन दोनों में स्वैपिंग हो i और i माइनस वन में, या i में स्वैपिंग ना हो तो i माइनस वन में भी ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू दिखी मुझे कभी, तो एक पॉसिबल सोल्यूशन ऐसे आ सकता है, ठीक है। अभी मैं इससे पहले वाले एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं वन से लेकर i तक के लिए, जिसमें मैंने अभी यहां तक का केस लिया है। जो आगे सब प्रॉब्लम टूट रही है उसको अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा, तो तुमने क्या देखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कब कब मिल रहा था? स्वैपिंग ऑन i एंड i माइनस वन, ठीक है, नॉट
स्वैप, यहां मैं लिख देता हूं नो स्वैपिंग ऑन i कॉमा i माइनस वन। ठीक है, या तो दोनों पे स्वैपिंग हो या ना हो, तो केस वन मिलेगा। और मैं कब लाना चाहूंगा केस वन, जब ये कंडीशन ओबे होगी। अगर ये कंडीशन ओबे नहीं हो रही तो क्या मुझे फायदा है इस सिनेरियो में लाने का? भाई अगर मैं इस सिनेरियो में ले भी आता हूं, मतलब ए आई के लेफ्ट में ए ऑफ आई माइनस वन ले भी आया, या बी आई के लेफ्ट में बी आई माइनस वन आ गया, मतलब इस पोजीशन में हूं मैं, बट ये कंडीशंस ही ओबे नहीं हो रही, तो मेरी जो आंसर वाली एरे आ रही है, क्या वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगी? कभी नहीं बनेगी ना, क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की थी। तो मैं तभी ये सिनेरियो लाना चाहूंगा, ये वाला ऊपर वाला लेफ्ट ऑफ ए आई वाला, जब कभी ये सिचुएशन ट्रू है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। ठीक है, और ठीक है, और ये कैसे ला सकता हूं मैं? जब मैं दोनों पे स्वैपिंग करूं, आई पे भी और आई माइनस वन पर भी, या मैं दोनों पे स्वैपिंग ना करूं। समझ में आ गया ये चीज? तो देखो मैंने यहाँ पर दो चीज डिस्कस की है, पहले तो कि या तो स्वैपिंग होगी या नहीं होगी, ये है मेरे पास, क्या मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद क्या पॉसिबल सिनेरियोज मिल रहे हैं। ठीक है, या मैं वो ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करूं कि मुझे ये पॉसिबल सिनेरियो मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया है, तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। भैया आपने स्वैपिंग नॉट स्वैपिंग बताया और ये दो सिनेरियो अलग बता रहे हो, तो इन दोनों में लिंक है, एक तरीके से समझना है इसको। ठीक है, अब समझते हैं केस टू या सिनेरियो टू। सिनेरियो टू क्या बोलता है कि ए आई के लेफ्ट में बी ऑफ आई माइनस वन आ जाए, एंड सिमिलरली बी आई के लेफ्ट में ए ऑफ आई माइनस वन आ जाए। ये कब आएगा? ये तब आएगा, देखो पहले मेरे को ये दिया हुआ था, मैं वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता हूं अपनी। तो देखो ए आई के लेफ्ट में बी ऑफ आई माइनस वन कैसे आएगा? तो मैं तो कह रहा हूं, पहले तो मैं बोलता हूं कि आई पे स्वैपिंग हुई है। तो अगर आई पे स्वैपिंग हुई है और आई माइनस वन पर नहीं हुई, ये बात ध्यान रखना। तो जब कभी आई पर स्वैपिंग होगी और आई माइनस वन पर स्वैपिंग नहीं होगी, तो देखो ए ऑफ आई के लेफ्ट में बी ऑफ आई माइनस वन मिलेगा और बी ऑफ आई के लेफ्ट में ए ऑफ आई माइनस वन मिलेगा। अब मैं वही सीन बोलता हूं कि और कब मिलेगा ये? तो और तब मिलेगा, या तो भैया अभी मैंने बात की कि जब यहां पर स्वैपिंग हो, अब मैं कह रहा हूं यहां पर स्वैपिंग हो तब भी तो मिल सकता है मेरे को ये, जब मेरी i माइनस वन पर स्वैपिंग हो और i पे ना हो, तब भी मुझे मिल सकता है। या अभी जो मैंने पिछला केस डिस्कस किया, i पे हो और i माइनस वन पे ना हो। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि मुझे ये कब मिल रहा था, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे ये केस कब मिल रहे हैं। मुझे ये केस, देखो मुझे ये केस मिल रहे हैं स्वैपिंग ऑन i और नो स्वैपिंग ऑन i माइनस वन, या नो स्वैपिंग ऑन i एंड स्वैपिंग ऑन i माइनस वन। समझ गए ना? ये तब मुझे मिलेगा। अब वही सवाल कि मैं ये सिनेरियो में कब आऊंगा? भाई तभी आऊंगा जब मेरी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन ओबे होगी। इस सिनेरियो में आने के बाद क्या मेरी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन ओबे हो रही है क्या? वो देख लो। वो कब कैसे देखोगे? ए ऑफ आई अगर बी ऑफ आई माइनस वन से बड़ा है, तो यहां पर मैंने वही लिखा, देखो ए ऑफ आई अगर बी ऑफ आई माइनस वन से बड़ा है एंड बी ऑफ आई बी ए ऑफ आई माइनस वन से बड़ा है, तो ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तब तो मेरे को इस सिनेरियो में लाने का कुछ फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस पूरे क्वेश्चन में, एनालाइज किया कि पहले तो क्या पॉसिबल ऑपरेशन हो सकते हैं हर एक एलिमेंट के लिए, या तो उस पर स्वैपिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब इन ऑपरेशंस की मदद से मैं किन पॉसिबल स्टेट्स में आ सकता हूँ या किन पॉसिबल सिनेरियोज में आ सकता हूँ, वो मैंने डिस्कस कर लिए। और दूसरी चीज यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इस सिनेरियोज में कब आऊंगा, मैं क्यों आऊंगा, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लाना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो तरीके से मिल सकता है मुझे, या तो ए ऑफ आई माइनस वन एक दूसरे के लेफ्ट राइट में रहे, या बी ऑफ आई के लेफ्ट में ए ऑफ आई माइनस वन आ जाए एंड सिमिलरली ए ऑफ आई के लेफ्ट में बी ऑफ आई माइनस वन आ जाए। तो ये दो पोजीशन, ये दो सिनेरियोज जो है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन ओबे करेंगे तो मैं इन दोनों सिनेरियोज की बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मतलब मेरे को क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वैपिंग करने के बाद, कुछ ना कुछ स्वैपिंग करने के बाद तुम दोनों एरेज को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना सकते हो, तो या तो ये तो कभी, या तो किसी भी आई के लिए ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, या हो सकता है दोनों ही ट्रू हो। मतलब या तो भैया ये सिचुएशन ट्रू होगी कि भैया ऑलरेडी ए ऑफ आई
ग्रेटर देन a ऑफ i माइनस वन है एंड b ऑफ i ग्रेटर देन b ऑफ i माइनस वन है। या तो ये सिचुएशन होगी ith एलिमेंट के लिए, या हो सकता है ये ट्रू हो कि भाई ith एलिमेंट के लिए a ऑफ i इज ग्रेटर देन b ऑफ i माइनस वन एंड b ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i माइनस वन। या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ट्रू हो, समझ रहे हो? तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस i और i माइनस वन को कंपेयर करके कुछ तरीके निकाल रहा हूं कि मैं ऐसे कब ला सकता हूं, और बाकी सब प्रॉब्लम अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर निकाल लेता हूं तो मेरा काम सफल हो जाएगा। जैसे मैंने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाया सिनेरियो 1 या सिनेरियो 2 की मदद से, सिमिलरली मैं ऐसे बचे हुए सब प्रॉब्लम को भी बना सकता हूं। ठीक है, समझ रहे हो? यहां पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की ही हेल्प ली है, अब देखो कैसे ली है। अब आगे इसको इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे इसकी। तो मैंने यहाँ पर दो चीजें लिखी है यार, नॉट स्वेप्ट एंड स्वेप्ट। तो दो एरे बनाई, एक नॉट स्वेप्ट के नाम से, एक स्वेप्ट के नाम से। ठीक है, तो नॉट स्वेप्ट बता रहा है डिनोट्स मिनिमम नंबर ऑफ स्वेप्स, क्योंकि मुझे आंसर में भी चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ स्वेप्स रिक्वायर्ड टू मेक ए एंड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैंने यहां पर बोला कि मिनिमम नॉट स्वेप्ट ऑफ आई, मतलब एक एरे बनाई नॉट स्वेप्ट नाम से, उसका ith एलिमेंट क्या डिनोट कर रहा है उसकी डेफिनेशन है। तो इट्स डिनोट्स मिनिमम नंबर ऑफ स्वेप्स रिक्वायर्ड टू मेक a ऑफ 1 to i एंड b ऑफ 1 to i स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब ith एलिमेंट तक a और b को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वेप्स करें, कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर यहां पर एक सिचुएशन बोल दी मैंने, क्योंकि नॉट स्वेप्ट ऑफ आई बोल रहा हूं तो मैंने बोल दिया इफ ith एलिमेंट इज नॉट स्वेप्ट। मतलब अगर मैं नॉट स्वेप्ट में किसी एलिमेंट की बात करूं तो मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिकली कि उस पोजीशन पर स्वैपिंग नहीं होगी। समझ रहे हो? तो मैंने यहां पर नॉट स्वेप्ट ऑफ आई क्या डिनोट कर रहा है कि अगर ith एलिमेंट पर स्वैपिंग नहीं हो, ith एलिमेंट पर स्वैपिंग नहीं हो तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स चाहिए a ऑफ 1 to i एंड b ऑफ 1 to i को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पॉज करके पढ़ो, इसका क्या मतलब है एक बार समझ लो कि ith एलिमेंट को अगर मैं स्वैप ना करूं तो कितने मिनिमम स्वैप्स चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए 1 से i तक के एलिमेंट्स को। ठीक है, सिमिलरली स्वैप्ड ऑफ i क्या डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू मेक a ऑफ 1 to i एंड b ऑफ 1 to i स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब 1 से i तक के एलिमेंट को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए a और b में कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप चाहिए अगर मैं ith एलिमेंट को स्वैप करूं। यहां पर नॉट स्वैप नहीं, इफ इज स्वैप्ड। ठीक है, तो अगर मैं ith एलिमेंट को स्वैप कर दूं, बोल रहा हूं मैं कर दूं, तो कितने स्वैप मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए मेरे को, कितने कितने स्वैप्स चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूं कि उसको स्वैप मत करो तो कितने चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर ये दो एरेज क्यों डिफाइन किए, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स की मदद से आंसर निकालना है। तो अब देखो ये जो केसेस डिस्कस किए ना, अभी कैसे आंसर निकाल रहे हैं, अब इसको कोड के थ्रू ही समझाऊंगा मैं, उससे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बॉटम अप अप्रोच है, इसकी टॉप डाउन भी आराम से लिख सकते हैं, पर मैंने सोचा कि इसमें बॉटम अप से समझाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरी ए और बी एरेज है, वेक्टर से डिनोट किया हुआ है। वेक्टर ऑफ इंट दो और वेक्टर्स बनाए मैंने, स्वैप्ड और नॉट स्वैप्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपन चलते हैं मेन फंक्शन में। इनिशियली मैंने n इनपुट में लिया हुआ है क्योंकि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिनोट कर रहा है। मैंने ये चारों वेक्टर्स को रिसाइज करके n साइज का कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो a वेक्टर इनपुट में लिया जो मेरा फर्स्ट सीक्वेंस था, और मैंने b को इनपुट में लिया, और इनिशियली जो स्वैप्ड और नॉट स्वैप्ड में ith एलिमेंट है वो इंट मैक्स कर दिया, मतलब कोई बड़ी वैल्यू कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप चाहिए तो मैंने इनिशियलाइज दोनों को एक बहुत बड़ी वैल्यू से किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने सी आउट किया है सॉल्व फंक्शन को। अब देखो सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है, यही मेन कहानी है। तो सॉल्व फंक्शन जब कॉल किया तो मैंने देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक एलिमेंट के एरे के लिए। मैंने बोला था ना कि अपन 1 से लेकर ith एलिमेंट तक की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ली है, तो 0 से ith बात करेंगे। ठीक है, तो 0 से इनिशियली मैंने बोला 0 से 0 तक एक एलिमेंट है मेरी, जो अभी सब प्रॉब्लम है वो एक एलिमेंट के लिए है। ठीक है, तो स्वैप्ड ऑफ 0 क्या डिनोट कर रहा था, यहाँ पे अपन दोबारा डेफिनेशन पे चलेंगे एक बार समझने के लिए। एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद बार बार नहीं जाना पड़ेगा। स्वैप्ड ऑफ आई बता रहा था कि 1 से लेकर i तक, मतलब शुरू के i एलिमेंट्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लाने के लिए कितने स्वैप्स चाहिए, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक a ऑफ 1 to i एंड b ऑफ 1 to i स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं बोल रहा हूं कि ith एलिमेंट पर स्वैपिंग हुई है, ठीक है, ये याद रखना।
तो मैंने यहाँ पर बोला कि 0th एलिमेंट पर स्वैपिंग हुई है, तो मतलब एक स्वैपिंग तो हुई है ना, तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया 1। और क्योंकि इससे पहले कोई सब प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब समझ रहे हो ना, देखो a ऑफ 0 से 0 तो एक ही एलिमेंट है एरे में, सिमिलरली b ऑफ 0 से 0 एक ही एलिमेंट है, तो 0th पोजीशन तक एक ही एलिमेंट है दोनों एरे में। और मैंने बोल दिया कि भैया एक तो स्वैप करना ही करना है 0th पोजीशन पर, तो तुमने एक तो स्वैप किया। अब तुम बोल रहे हो कि कितना मिनिमम स्वैप्स चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए, तो क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो तुम चाहे स्वैपिंग करो चाहे ना करो, वो ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेंगे। तो स्वैप्ड ऑफ आई जो है, स्वैप्ड ऑफ 0 जो बताएगा वो बताएगा कि 0 पे करने के बाद, तो 0 पे मैंने कर दिया ना, तो इसलिए उस पे 1 स्टोर किया मैंने। सिमिलरली नो स्वैप्ड ऑफ 0 बताएगा कि 0th पोजीशन पर स्वैपिंग मत करो, और बताओ कि 0 से लेकर 0 तक के लिए, एलिमेंट्स तक के लिए कितने मिनिमम स्वैप्स चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए। तो देखो क्योंकि एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो मेरे को स्वैपिंग करने और ना करने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इनिशियलाइज इसको 0 से कर दिया, समझ रहे हो। तो 0 नंबर ऑफ स्वैप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए एंड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अप टू 0th पोजीशन। ये दोनों समझ में आ रहे होंगे, ये दोनों बेसिकली मेरी बेस कंडीशन। अगर मैं इसको टॉप डाउन में लिखता तो ये मेरी बेस कंडीशन होती, समझ गए। अब मैंने देखो लूप चलाया है 1 से लेकर n तक, ठीक है, तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, मैंने 1 से लेकर n तक चलाया है। अब अपन समझते हैं, मैंने बताया था केस 1 जो था मेरा, केस 1 में कब लाना चाह रहा था मैं, केस 1 क्या था पहले तो ये बात करते हैं कि लेफ्ट टू a ऑफ i, a ऑफ i के लेफ्ट में a ऑफ i माइनस 1 रहे, एंड b ऑफ i के लेफ्ट में b ऑफ i माइनस 1 रहे, समझ रहे हो। और मैं ये केस कब लाऊंगा, तो देखो इफ, यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया कि ये तभी लाऊंगा केस 1 में जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये कंडीशन क्या है कि भैया a ऑफ i एंड a ऑफ i माइनस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, सिमिलरली b ऑफ i एंड b ऑफ i माइनस 1 भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। तो देखो यहाँ पर इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i माइनस 1 एंड b ऑफ i इज ग्रेटर देन b ऑफ i माइनस 1, तो कुछ कुछ परफॉर्म करो। अब वो कुछ कुछ क्या है, अब उसको समझते हैं। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था कि केस 1 कब आ रहा था, देखो यहाँ पर केस 1 कब आ रहा था, या तो तुम दोनों पे स्वैपिंग करो या तुम दोनों पे स्वैपिंग ना करो। तो देखो मैंने वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखो स्वैप्ड ऑफ आई क्या बता रहा है, स्वैप्ड ऑफ आई बोल रहा है कि तुमने आई पर स्वैपिंग की, ये तो मैं बोल रहा हूं कि तुमने आई पर स्वैपिंग की है, उसके बाद 1 से लेकर 0 से लेकर ith एलिमेंट तक कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स करने पड़ेंगे ए और बी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए। क्योंकि ये मैं यहाँ पर देखो 1 ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मैंने आई पर तो स्वैपिंग करी है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 ऐड कर रहा हूं। और मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें ये बोला कि अगर मैं आई पर स्वैपिंग कर रहा हूं और मुझे केस 1 लाना है, तो मुझे आई माइनस 1 पर भी करनी होगी, क्योंकि तभी रिलेटिंग ऑर्डरिंग ये रहेगी, ए ऑफ आई के लेफ्ट में तभी ए ऑफ आई माइनस 1 रह पाएगा, एंड बी ऑफ आई के लेफ्ट में तभी बी ऑफ आई माइनस 1 रह पाएगा, या दोनों में स्वैपिंग हो या दोनों में ना हो, समझ गए। तो जो मेरा आंसर है वो मेरी छोटी सब प्रॉब्लम जो कि है 0 से लेकर i माइनस 1 तक, उसमें कितना नंबर ऑफ स्वैप्स चाहिए अगर मैं i माइनस 1 पे स्वैपिंग करूं। तो देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, i पे तो स्वैपिंग करी करी, ठीक है। अब मेरे को क्योंकि केस 1 लाने के लिए i माइनस 1 पर भी करनी पड़ रही है, तो मुझे जो सब प्रॉब्लम था कि भैया i माइनस 1 पर स्वैपिंग करने के बाद कितने स्वैप्स चाहिए थे, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, समझ रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि तुम ये कंफ्यूज मत हो ना, ये जो स्वैप्ड ऑफ आई है ना, ये 1 से लेकर i तक का आंसर बता रहा है। तो यहाँ पर जो ये स्वैप्ड ऑफ i माइनस 1 है, तो ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में 0 से लेकर i माइनस 1 का बता रहा है। तो 0 से लेकर i माइनस 1 तक अगर i माइनस 1 पर स्वैपिंग हुई, उसका आंसर बताएगा स्वैप्ड ऑफ i माइनस 1। उसमें तुम 1 ऐड कर दो। ये 1 ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि स्वैप्ड ऑफ i में i पे तो स्वैपिंग होगी ही होगी, ठीक है। तो इस केस में मेरे को केस 1 मिलेगा, और केस 1 की कंडीशन भी ओबे हो रही है कि भैया इसमें भी रिलेटिंग ऑर्डरिंग जो है वो इस तरीके से है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रह रहा है मेरी एरेज, ठीक है। तो समझ में आया मैंने क्यों लिखा स्वैप्ड ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1 क्यों लिखा। तो जो छोटे सा प्रॉब्लम की आंसर होगा उसमें प्लस 1 कर दो, क्योंकि मेरे को आई पे भी स्वैपिंग करनी पड़ रही है अगर आई माइनस 1 पे कर रहा हूं तो, केस 1 लाने के लिए, समझ रहे हो। तो नॉट स्वैप्ड कितना आएगा, नॉट स्वैप्ड आएगा नॉट स्वैप्ड ऑफ i माइनस 1। अब ये क्यों, इसमें मैंने 1 ऐड क्यों नहीं किया, यहाँ पे समझने वाली बात है।
तो मेरे को आंसर में चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड टू मेक दी बोथ दी एरेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैं +1 तभी ऐड करूंगा जब स्वैपिंग हो रही है, क्योंकि मुझे आंसर में मुझे बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड, ठीक है। इसलिए मैं जब जब स्वैपिंग करूंगा मैं 1 ऐड करता चलूंगा। तो देखो जब मैंने यहाँ पर स्वैपिंग करी थी, यहाँ 1 रखा था और यहाँ पे 0 रखा था। सिमिलरली अगर मैं स्वैपिंग कर रहा हूं तो मैं 1 ऐड करूंगा, नहीं तो 0 ऐड करूंगा, ठीक है। तो नॉट स्वैप्ड ऑफ आई, मतलब आई पर तो स्वैपिंग हुई नहीं भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूं कि ये बोलना चाह रहा है कि आई पर तो स्वैपिंग हुई नहीं, तो क्या मैं मुझे केस 1 चाहिए कि दोनों के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में ए ही रहे और बी के लेफ्ट में बी ही रहे, ठीक है। तो ये लाने के लिए क्या मैं ए ऑफ आई पे भी स्वैपिंग होने दूंगा, i-1 पर भी स्वैपिंग होने दूंगा? नहीं, कि भैया इसमें स्वैपिंग नहीं हुई तो इसमें भी नहीं होगी, क्योंकि यही तो कंडीशन है केस 1 लाने की, ठीक है। तो नॉट स्वैप्ड ऑफ आई इक्वल्स टू नॉट स्वैप्ड ऑफ i-1। ये मुझे क्या बता रहा था? ये मुझे बता रहा था 0 से लेकर i-1 तक का आंसर, कि भैया 0 से लेकर i-1 तक कितने स्वैप्स चाहिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाए ए से बी, ठीक है। 0 से i-1 एलिमेंट्स तक की जो एरेज बन रही है ए और बी, उसमें कितने स्वैप्स चाहिए, कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स चाहिए कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाए, अगर i-1 पर स्वैपिंग नहीं हो रही है तो। समझ रहे हो? तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में स्वैपिंग नहीं कर रहा हूं मैं। समझ गए? ये समझ नहीं आ रहा तो इसको पॉज करो, इस कोड को समझने की कोशिश करो, इससे और इससे लिंक बनाओ इन दोनों का। समझ रहे हो? यही मेन चीज है इसमें, ठीक है। अब ये मैंने केस 1 डिस्कस किया, अब तुम सिनेरियो 2 देखो, ठीक है। अगर ए आई के लेफ्ट में बी ऑफ i-1 आ जाता है और बी ऑफ आई के लेफ्ट में ए ऑफ i-1 आ जाता है, ये कब आएगा? ये तभी लाऊंगा मैं जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन ओबे होगी। मतलब ए ऑफ आई जो है, ए ऑफ आई जो है, जो उसके लेफ्ट में एलिमेंट है बी ऑफ i-1 उससे बड़ा हो जाए, एंड सिमिलरली बी ऑफ आई जो है उसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है ए ऑफ i-1 उससे बड़ा हो जाए, ठीक है। ये तभी लाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ओबे होती है तो मेरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन ओबे हो गई। अब मुझे सिंपली सब प्रॉब्लम्स में आंसर को कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने मिनिमम लिया। ये मिनिमम क्यों ले रहा हूं मैं? कुछ नहीं, जब जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तो स्वैप्ड ऑफ आई जो तुमने यहाँ पर सेट किया और जो स्वैप्ड ऑफ आई तुमने यहाँ पर सेट करोगे, ये जो सेट कर रहे हो, इन दोनों में से तुम्हें मिनिमम लेना है। तो मैंने यहाँ पर सेट किया स्वैप्ड ऑफ आई और नॉट स्वैप्ड ऑफ आई की वैल्यू सेट करी यहाँ पर, और यहाँ पर आते आते मैंने दोनों में मिनिमम ले लिया, ठीक है। या तुम ऐसे समझ लो कि मैंने यहाँ पर इंट मैक्स लिखा था ना इसको, तो तुम्हें आंसर में मिनिमम लाना है, ठीक है। स्वैप्ड ऑफ आई एंड नॉट स्वैप्ड जो एरे है वो मिनिमम वैल्यू स्टोर कर रही है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स। तो मिनिमम लाने के लिए मैं मिनिमम फंक्शन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मिनिमम किसका? मिनिमम जो अभी वैल्यू है स्वैप्ड ऑफ आई में, एंड देखो अब अगर मेरे को रिलेटिंग ऑर्डरिंग में बी ए ऑफ आई के लेफ्ट में बी ऑफ i-1 लाना है एंड बी ऑफ आई के लेफ्ट में ए ऑफ i-1 लाना है, तो ये कब हो रहा था? ये जब हो रहा था जब आई पे स्वैपिंग होती थी एंड i-1 पर नहीं होती थी। सिमिलरली जब आई पे स्वैपिंग नहीं होती थी तो i-1 पर होती थी। समझ रहे हो? तभी ना इनका ए के लेफ्ट में बी आएगा एंड बी के लेफ्ट में ए आएगा। बस इसके लिए क्या करना है, स्वैप्ड ऑफ आई होगा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं कि आई पे तो स्वैप हुआ है भैया, अब तुम्हें i-1 पर स्वैप नहीं करना, क्योंकि केस 2 की बात कर रहा हूं मैं। तो नॉट स्वैप्ड ऑफ i-1 +1, +1 क्यों किया? क्योंकि मैंने आई पर तो स्वैपिंग की ही की है, और जब जब मैं स्वैपिंग करूंगा मैं आंसर में +1 ऐड करता रहूंगा, ठीक है। तो मैंने क्योंकि ith पर स्वैपिंग करी और मैं बोल रहा हूं कि i-1 पर मत करो, i-1 पर मुझे स्वैपिंग नहीं चाहिए, तो i-1 तक का जो आंसर आता था मेरे पास स्वैपिंग नहीं करने के बाद, i-1 पर स्वैपिंग ना करूं तो जो मेरे को i-1 तक का आंसर मिलता था उसमें मैंने सिंपली 1 ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो दूसरा केस था कि i पे तो स्वैपिंग ना हो एंड i-1 पर हो जाए, तो देखो अगर i पे स्वैपिंग i-1 पर हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्वैप्ड ऑफ i-1, ये क्या बताएगा कि i-1 पर स्वैपिंग के बाद जो आंसर मिला वो ये डिनोट कर रहा है। तो क्योंकि i-1 पर मैं स्वैपिंग कर ही चुका हूं तो नॉट स्वैप्ड ऑफ i जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा नॉट स्वैप्ड ऑफ i, ठीक है, एंड स्वैप्ड ऑफ i-1। समझ रहे हो? तो ये जो स्वैप्ड ऑफ i-1 है इसका और नॉट स्वैप्ड ऑफ i
का जो मिनिमम वैल्यू है वो नॉट स्वैप्ड ऑफ आई में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि देखो अगर मैं स्वैपिंग नहीं करता हूं आई पे तो मुझे केस 2 लाने के लिए i-1 पर तो करनी ही पड़ेगी, और इसमें मैंने कोई एडिशनल स्वैपिंग नहीं करी तो मैंने यहाँ पर +1 कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, तो ये लॉजिक है इस पूरे क्वेश्चन का। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले इनिशियली अगर तुम सोचो तो क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि मेरे पास क्या दो पॉसिबल स्टेट हो सकती है कोई भी एलिमेंट के लिए। मैंने देख लिया स्वैप्ड होगा ith एलिमेंट या स्वैप्ड नहीं होगा, तो मैंने एक एरेज को डिफाइन कर दिया कि एरे ऑफ आई और नॉट स्वैप्ड ऑफ आई एंड नॉट स्वैप्ड ऑफ आई क्या डिनोट कर रहे होंगे, तो वो डिनोट कर दिया मैंने, और उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसको पढ़ सकते हो दोबारा से जाके। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि स्वैपिंग और नहीं स्वैपिंग करने के बाद और नहीं करने के बाद क्या पॉसिबल केसेस बनते हैं, और वो केसेस मैं कब लाऊंगा। तो ये सिचुएशन जब जब ट्रू होगी तब मैं केसेस लाऊंगा, और उस केसेस को कैसे ला सकता हूं मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, स्वैपिंग करूं या ना करूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये दोनों इक्वेशन लिखी है। ठीक है, तो ये जो पूरा कोड है मैं तुम्हें नीचे लिंक में दे दूंगा, मैंने पूरा कमेंट लिख रखा है। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो ये कोड खोलो अपने पीसी में, और इन कमेंट्स को पढ़ने के साथ साथ तुम सोचो कि ये क्यों हो रहा है। वीडियो पे थोड़ा पीछे जाओ, और जब मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ ना, इसको दोबारा देख लो बस, तो समझ में आ जाएंगी चीजें। तो यही क्वेश्चन था यार, इसको तुम टॉप टू बॉटम भी कर सकते हो। तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे तुम्हें सब प्रॉब्लम तोड़नी है ना, इसका जो टॉप टू बॉटम वाला कोड है मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि भैया नहीं आ रहा, मैं अगली वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, इतना तुम एक बार खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो नीचे कमेंट में बता दो कि भैया समझ में नहीं आया, टॉप टू बॉटम वाला कैसे लिखूंगा, तो मुझे अगली वीडियो में लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और ये देखो लास्ट में बस मैं ये बताना भूल गया कि मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ। रिटर्न मैं करूंगा मैक्स ऑफ स्वैप n-1 एंड नॉट स्वैप्ड ऑफ n-1। मतलब देखो मेरे को आंसर चाहिए था पूरी एरे के लिए। ठीक है, और क्योंकि जो मेरी स्वैप्ड एंड नॉट स्वैप्ड एरेज हैं वो क्या डिनोट कर रही हैं, नॉट स्वैप्ड ऑफ आई क्या बता रहा था, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू मेक a ऑफ 1 to i एंड b ऑफ 1 to i स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब मैं 1 से लेकर i तक के एलिमेंट्स तक की बात कर रहा हूं, तो मुझे अगर पूरे एरे के लिए करनी है बात, तो 1 से लेकर n तक के लिए, तो नॉट स्वैप्ड ऑफ n बात करूंगा मैं, समझ रहे हो। तो नॉट स्वैप्ड ऑफ n बताएगा, नॉट स्वैप्ड ऑफ n, नॉट स्वैप्ड ऑफ n क्या देगा, नॉट स्वैप्ड ऑफ मुझे देगा ये वाली चीज। ठीक है, तो यहां पर बस सिंपली n आ जाएगा, समझने की बात करो तो देखो अगर मेरे को पूरी एरे के लिए पता लग गया कि अगर मैं nth पोजीशन पर, मतलब लास्ट पॉसिबल इंडेक्स पर, या तो स्वैपिंग होगी या नहीं होगी, तो नहीं होने के बाद आंसर कितना है, एंड सिमिलरली स्वैप्ड ऑफ n बताएगा कि स्वैप करने के बाद कितना है, समझ रहे हो। तो पूरी पॉसिबल एरे के लिए आखिरी इंडेक्स पर अगर मैं स्वैपिंग करूं तो पॉसिबल पूरी कितना है, पूरी एरे के लिए कितना आंसर आ रहा है, और ना करूं तो कितना आ रहा है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम देगा, यहाँ पर सॉरी मैंने गलत लिखा है, मिनिमम देगा वो मेरा आंसर होगा, समझ गए। तो मिनिमम ऑफ स्वैप्ड ऑफ n-1 एंड नॉट स्वैप्ड ऑफ n-1 इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो वो मैं रिटर्न कर देता हूं। तो ये मेरा पूरा कोड है। ठीक है, अब इसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही यार। अब अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके और कैसे खतरनाक मॉडिफिकेशन जाएंगे हार्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, इसी सेट पे कैसे तुम और अच्छे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। आई होप ये वाली अप्रोच क्लियर हुई होगी कि कैसे मैं 1 से लेकर पोजीशन तक की एरे के लिए आंसर निकालता हूं और सब प्रॉब्लम्स में उसको तोड़ देता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।